नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में मैथ्स पेडागोजी का क्लास है और यह पार्ट नंबर 4 है बाय जायसवाल सर। आज के पार्ट में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहेगा गणित की भाषा एवं शिक्षण विधियाँ का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैथ्स पेडागोजी के 30 जो 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गणित की भाषा एवं शिक्षण विधियों का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या संश्लेषण विधि? तो जिसमें जो है गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया में छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, मतलब संश्लेषण विधि की बात करेंगे। देखिए, जहां पर देखिए एक संयुक्त इकाई को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है वहां विश्लेषण विधि होती है। जहां छोटे छोटे भागों को संयुक्त इकाई में बनाया जाता है, मतलब 5 उंगलियां हैं, इसको मुट्ठी बंद कर लें तो वह हमारा क्या कहला जाएगा? संश्लेषण विधि कहला जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रमाण से प्रत्येक की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या विश्लेषण विधि? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निगमन विधि। जी हाँ, प्रमाण से प्रत्येक की ओर जिस शिक्षण विधि से संबंधित होती है वह हमारी कहलाती है निगमन विधि। और निगमन विधि को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? नवीन समस्या समाधान हेतु अधिक उपयोगी विधि। अगर प्रश्न आ गया कि नवीन समस्या समाधान हेतु अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो वह आपकी निगमन विधि कहलाई जाती है। और निगमन विधि सभी लोग जानते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते हुए इस प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर विवेचना की जाती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं स्वयं सीखने की विधि को जो अन्य नाम है, क्या वह समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है, लेख विधि है या व्याख्यान विधि है? तो गणित में स्वयं सीखने की विधि जो होती है, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस विधि के नाम से जाना जाता है? अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है, खोज विधि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अन्वेषण विधि जो होती है बाल केंद्रित तथा स्वयं करके सीखने की विधि होती है। समस्या समाधान विधि में शिक्षक एक पर्यवेक्षक होता है और बच्चों को सहायता प्रदान करके समस्या समाधान हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है, एक मोटिवेट करता है। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? समान से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, ये तीनों आपके जो शिक्षण सूत्र है निगमन विधि से संबंधित है। लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर यह आपका निगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो ये सूत्र किससे होता है? ये सूत्र आपके आगमन विधि से संबंधित होता है। और यहाँ क्या पूछा गया? निगमन विधि से आपका संबंधित सूत्र नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। बाकी समान से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, ये तीनों आपके निगमन विधि से शिक्षण सूत्र कहला जाते हैं। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों को सहयोग एवं साहचर्य से सीखना या रटकर याद करना? जिस परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है वह सभी लोग जानते हैं, कौन सा नहीं है? देखिए, करके सीखना, जीवन से सीखना और विद्यार्थियों के सहयोग एवं साहचर्य से सीखना, ये तीनों परियोजनाएं विधि का मुख्य सिद्धांत है। लेकिन रटकर याद करना यह आपकी परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। आगमन विधि जो है निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए? तो आगमन विधि निम्न में से जिसके लिए उपयुक्त माना जाता है वह हमारा सूत्र स्थापित करने के लिए माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी या सिगमंड फ्रॉयड?
तो आप सभी लोग जानते हैं खेल विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वह हमारे फ्रॉबेल माने जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? गैलीलियो, प्लेटो, रसेल या हैमिल्टन का कथन है। तो गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन और किसी नहीं गैलीलियो की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होती है? निगमन विधि, योजना विधि, संश्लेषण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु जो उपयुक्त विधि मानी जाती है वह हमारी निगमन विधि मानी जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं एक अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या वह आगमन विधि है, निगमन विधि है, योजना विधि या अनुसंधान विधि? देखिए साथियों, शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं वह विधि कहलाती है अनुसंधान विधि। ठीक है, अनुसंधान विधि में विद्यार्थी बालक बालिकाएं स्वयं अन्वेषक होता है तथा समस्या का समाधान भी ढूंढता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अभिप्रेरण, अनुशासन, पाठ्य विवरण, शब्दस्स सहायक सामग्री। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक जो इनमें से कहलाता है वह हमारा अभिप्रेरण कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। भाई ये बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वही कौन सी है? तो गणित की शिक्षण विधि विश्लेषणात्मक विधि ये छोटी कक्षाओं के पढ़ाने के लिए है, प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन विधि। लेकिन व्याख्यान विधि यह छोटी कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि व्याख्यान विधि आपके अमनोवैज्ञानिक तथा शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली नहीं होती। अतः छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षक हेतु आपका अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो बाल केंद्रित आपकी कौन सी शिक्षा है? विश्लेषणात्मक हो गया, प्रयोगशाला हो गया, आगमन निगमन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को याद कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोमन पद्धति में 98 को लिखना। रोमन पद्धति से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो रोमन अंक को जानना बहुत जरूरी है। एक्स को 10 कहते हैं, ठीक है, एल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं। अगर इतना जान लिया तो रोमन अंक में आप बाकी 1 2 3 4 तो जानते ही होंगे। तो 98 लिखा तो 98 देखिए किसके नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे 100 के नज़दीक हमारा 98 आ जाता है। ठीक है, तो 100 के नज़दीक अगर हमारा 98 आ रहा है तो समझ गए होंगे 100 मतलब सी को डिनोट कर देते हैं, और सी से पहले कम एक्स लिख देंगे तो ये हमारा कैंसिल कहला जाएगा, यह हमारा 90 कहला जाएगा। लेकिन हमें 8 और इसमें जोड़ देना है। 8 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सी के आगे यहाँ पे क्या कर देंगे, भी 5 हो गया, 1 2 3 8 हो गया, तो एक्स सी भी ट्रिपल आई यह हमारा कहला जाएगा 98। ठीक है, अगर यहीं पे 49 पूछा जाता तो आप लोग कैसे लिखते? अगर यहीं पर 49 पूछा जाता तो आप सभी लोग जानते हैं पहले हम एल लिखते, एल के पहले 40 हो जाता, और एल के बाद हम क्या लिखते, 9 लिखते। 40 में 49 होता है, तो 9 में 5 हो गया, और आई भी लिख देते, 4 हो जाता, तो 5 4 9 हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। अगला, बीज गणितीय सूत्र का अधिगम कौन सा होता है? विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या इनमें से कोई नहीं? तो बीज गणित सूत्र का जो अधिगम कहला जाता है वह हमारा व्यापीकरण कहला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम कौन सा हो सकता है? कक्षा आई एक्स मतलब 9, एक्स मतलब 10, एक्स के पहले है तो मतलब घटाना, घट गया एक, तो 9। कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम क्या हो सकता है? प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, समस्या समाधान, व्याख्यान पद्धति या भूमिका निर्वाह
रोल प्ले। तो कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचित कराने के लिए जो उपयुक्त उपागम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या समाधान। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण किस प्रकार से हुए? तो कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण जो हैं वह प्रतिदिन की भाषा, परिचित की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। कौन कौन सी है नोट कर लीजिएगा। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण कौन से हैं? प्रतिदिन की भाषा, परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ये आपकी 4 चरण है जो नोट कर लेना है। पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ना है कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो उपरोक्त प्रश्न क्या उल्लेख कर रहा है? चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न, खुले अंत वाला प्रश्न। तो पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो यह हमारा खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इस तरह के प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके अनेक उत्तर संभव हैं और इस प्रश्न के भी अनेक उत्तर संभव हैं, जैसे समस्या। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए और उसके पश्चात इन गुण धर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस स्तर पर कोणों के गुण धर्म का प्रमाण अर्थात प्रूफ नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के किस स्तर पर हैं। तो वैन हिले का यहाँ पे स्तर पूछा गया है। तो देखिए एक बार और समझते हैं प्रश्न को। कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुज को समझाना में चतुर्भुज के कोण, योग, गुण धर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज के मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए और उसके पश्चात इन गुण धर्मों पर आधारित अभ्यास भी दिया गया। तो इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का परिणाम प्रूफ नहीं दिया गया, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस वैन हिले के किस स्तर पर है? वह आपके द्वितीय स्तर, जिसे हम अनौपचारिक निगमन कहते हैं। वैन हिले के अनुसार विद्यार्थी को 2 स्तर पर कागज को मोड़कर उसके गुणधर्म को समझाना है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी जो भी दिखता है उसे वह उसी प्रकार से समझ लेता है। तो वैन हिले का स्तर 2 नोट कर लीजिएगा। अगला है गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना या प्रश्न हल करना। तो आप सभी लोग जानते हैं गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले छात्र अंतः प्रेरित होते हैं, जिनसे अन्य छात्र जिनके मन से प्रश्न दबे रहते हैं वे भी लाभान्वित होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अक्सर देखते होंगे विद्यालय में कुछ बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन दबे हुए होते हैं, अपना जुबान को दबाए रहते हैं, लेकिन जब कुछ बच्चे पूछते हैं तो उनका भी उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? प्रमेय और उनकी उपपत्ति होती है, समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, हल किए गए उदाहरण होते हैं। तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होते हैं? जो बहुत सारे हल किए गए उदाहरण होते हैं, वह गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, जिसपे सबसे ज़्यादा हल किए एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि हल किए गए जो उदाहरण होते हैं उनकी अवधारणा कंसेप्ट का निर्माण होता है। इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगला निम्न कथन पर विचार करना है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है प्रमेय, परिभाषा है, अभिग्रहित है या साध्य है? तो यदि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन आपका साध्य है। ठीक है, यह एक साध्य कथन है। इसका आशय यह होता है कि इस प्रकार के चतुर्भुज निर्माण में विकर्णों में ऐसी उपपत्ति या प्रूफ दर्शित होती है। आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। देखिए 2 चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना,
संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। ये तीनों गणित में प्रदर्श उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन गणित में प्रदर्श का उल्लेख एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, यह आपका उल्लेख नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यामितीय परिणाम के आधार पर नियम बनाना, प्रमेय में व्यक्त करना प्रदर्शन विधि का उदाहरण नहीं, वरन यह निगमन विधि पर आधारित हो जाता है। ठीक है, तो किस पर है? निगमन विधि की बात करते हैं। तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनफल या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थी की संज्ञानात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है, या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझाने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनफल या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि जो होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थी बालक बालिकाओं में अवधारणाओं को समझाने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, संग्रह विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, वर्गीकरण विधि। तो खोज विधि या अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है? आपकी ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक विधि अथवा खोज विधि के नाम से जानी जाती है, और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक, खोज विधि के प्रवर्तक, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। नोट कर लीजिएगा। यह एक बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र स्वयं खोजकर समस्या समाधान करता है तथा सीखता है। वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र स्वयं खोजकर समस्या समाधान करता है और सीखता है? वह कहलाती है अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि कहलाती है। अगला, सरसों का पुष्प पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी? अवलोकन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण या चर्चा पद्धति। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि सरसों का पुष्प पढ़ाते समय जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी वह हमारी क्षेत्र भ्रमण पद्धति हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या व्याख्यान विधि। तो जिनमें से क्रिया आधारित शिक्षण विधि आपकी नहीं होती है, तो पहले ये जान लीजिए, क्रिया आधारित जो शिक्षण विधि होती है वह प्रदर्शन विधि होती है, अवलोकन विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है। ये तीनों विधियां क्रिया आधारित शिक्षण विधि होती है, लेकिन ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि यह हमारी क्रिया आधारित विधि नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। समान से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, समान से विशेष की ओर सिद्धांत जो लागू होता है वह आपके निगमन विधि में होता है। ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि का भी आपके निगमन विधि पर होता है। स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा। सूक्ष्म मतलब छोटा। गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अभी हमने जाना जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में कि गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा जो हम आगे बढ़ते हैं वह ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि इनमें से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड, गैर यूक्लिड, अनुवांशिक या औपचारिक स्वयं सिद्ध। तो आप सभी लोग जानते हैं, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में जो विधि आपकी सम्मिलित है वह आपकी है यूक्लिड, गैर यूक्लिड और औपचारिक स्वयं सिद्ध। लेकिन अनुवांशिक विधि आपकी गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में आपके सम्मिलित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि। तो देखो, सुनो और समझो विधि सिद्धांत पर जो आधारित विधि है वह हमारी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया रहा है, और इस प्रैक्टिस सेट में पार्ट में 30 प्रश्न हमने किया।
30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर 7 PM में लाइव क्लास EVS के आपके पर्यावरण के प्रैक्टिस पेपर पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।